श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स यानी होम्योपैथी चिकित्सा विधान सीरीज के अंतर्गत जिस समस्या की चर्चा करेंगे वो है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया श्वेत प्रदर या जिसे हम सफेद पानी बोलते हैं। मित्रों, मेरी कोशिश है कि मैं आसान भाषा में इस समस्या के बारे में बताते हुए संभावित दवाओं के बारे में चर्चा करूं। मेरा निवेदन है कि ये संभावित दवाएं चिकित्सक की सलाह से ही उपयोग करें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज हम महिलाओं की एक डिसऑर्डर बीमारी ल्यूकोरिया के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी महिलाएं जिससे ग्रसित रहती हैं। अमूमन ल्यूकोरिया को लैटिन भाषा में फ्लोर एल्बस कहते हैं। फ्लोर एल्बस उसका मतलब होता है व्हाइट फ्लो, और ये नेचुरल फिनोमेना है। अब किस हद तक तो नेचुरल है और किस हद तक हम उसको बीमारी की श्रेणी में लेंगे वो मैं भी समझाऊंगा। उसके बाद हम चर्चाएं करेंगे संभावित दवाओं के बारे में। एक नेचुरल फिनोमेना है, डिफेंस मैकेनिज्म है, और ये एक एबनॉर्मल फिनोमेना भी होता है। तो कब ये नॉर्मल फिनोमेना है, कब ये एबनॉर्मल फिनोमेना है, इसकी एक जो सीमा है उसके बारे में बात करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म को भी आप समझेंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा सा कुछ हुआ तो उसको हमने बीमारी मान लिया। ये बीमारी हम किस रूप में मानेंगे और बीमारी किस रूप में हम नहीं मानेंगे, किस रूप में उसको एक नेचुरल फिनोमेना के रूप में देखेंगे, तो इसका हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम दवाइयों के बारे में, संभावित दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, एबनॉर्मल मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये एक बीमारी भी है। तो इसे हम दो भागों में बांट देते हैं, एक नेचुरल और दूसरा पैथोलॉजिकल। एक तो नेचुरल, दूसरा पैथोलॉजिकल। तो पहले नेचुरल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मित्रों, मैंने कहा कि ल्यूकोरिया एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अभी हम नेचुरल के बारे में बात करें। ल्यूकोरिया जैसे डिफेंस मैकेनिज्म से मेरा तात्पर्य है कि ल्यूकोरिया की वजह से जो वेजाइनल कैविटी होती है या वेजाइना के जो इनर वॉल्स हैं, योनि के जो इनर वॉल्स हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है, यानी तन्यता यानी लचीलापन बना रहता है। और दूसरा है केमिकल बैलेंस, यानी वेजाइनल कैविटी का जो केमिकल बैलेंस है वो भी मेंटेन रहता है, वो भी बना रहता है। वेजाइनल कैविटी में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं और वो ग्लैंड्स कुछ द्रव यानी लिक्विड सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वेजाइना या वेजाइनल कैविटी मॉइस्ट रहती है, नम रहती है। और इस मॉइस्चर की वजह से वेजाइना के जो वाल्स हैं उनमें इलास्टिसिटी बनी रहती है, लचीलापन बना रहता है। नहीं तो सूखापन आ जाएगा। सूखापन से क्या समस्याएं होती है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और दूसरा मैंने कहा केमिकल बैलेंस। मित्रों, वेजाइनल कैविटी का जो पीएच है वो 7 से कम होता है, लगभग 3.8 से 4.5 पीएच होता है। अब थोड़ा सा पीएच को समझते हैं। मित्रों, ये पीएच स्केल होती है, अम्लीयता और क्षारीयता को समझने का पैमाना होती है। 1 से 14 इसकी पैरामीटर होते हैं। ये होता है 7 पे होता है उदासीन न्यूट्रल, और 7 से कम एसिड, और 7 से अधिक वाले बेस, ये अम्लीय होते हैं। और 7 से ऊपर जो स्केल जाएगी वो 7 से ऊपर तो वो क्षारीय होंगे। ये इसका पैमाना होता है, जिसमें 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। तो एक स्वस्थ योनि जो वेजाइना होती है उसका पीएच आमतौर पर 3.8 से 4.5
के बीच होता है, जो इसे हल्का एसिडिक बनाता है। यह अम्लीय वातावरण, यह एसिडिक एनवायरनमेंट जो होता है वो हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और योनि के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक अच्छे बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस के संतुलन को बनाए रखता है। ध्यान रहे, दही में जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, वही वहां भी होते हैं। जैसे लाभदायक बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस के संतुलन को बनाए रखता है। पीएच का यह स्तर बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई भी गड़बड़ी संक्रमण का, इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। इसलिए बैलेंस जो है, पीएच बैलेंस, वहाँ का केमिकल बैलेंस बने रहना, मेंटेन रहना जरूरी है। जैसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, इस टाइप का संक्रमण हो सकता है यदि बैलेंस बिगड़ा तो योनि के पीएच को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे उम्र है। यौवन की आयु में प्रवेश करने के बाद पीएच 4.5 से कम होता है। मासिक धर्म, मासिक धर्म के दौरान रक्त के कारण योनि का पीएच अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। किसमें? मासिक धर्म के दौरान पीएच अस्थायी रूप से, यानी रूप से बढ़ जाता है यानी क्षारीय हो जाता है। यौन संबंध है, वीर्य, जो आपका वीर्य होता है वो क्षारीय होता है, बेसिक होता है, जिससे संभोग के बाद योनि का पीएच अस्थायी रूप से बदल सकता है। एंटीबायोटिक्स हानिकारक के साथ साथ लाभकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देते हैं, जिससे पीएच संतुलन बिगड़ सकता है। एक ड्यूस, योनि के अंदर बार बार धोने से लाभकारी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और पीएच असंतुलित हो जाता है। सावधानी रखें, बार बार धोने की या ड्यूस देने की कोशिश करने पर पीएच असंतुलन बिगड़ जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जो स्वच्छता उत्पाद होते हैं, कुछ सुगंधित साबुन हो गए और जो फीमेल्स की जो स्वच्छता उत्पादों का उपयोग जो करते हैं, उससे भी पीएच संतुलन बिगड़ जाता है। तो असंतुलित योनि पीएच के लक्षण, यदि योनि का पीएच असंतुलन बिगड़ जाता है तो इससे योनि में सूखापन, खुजली, बदबू और असहजता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं इसके नेचुरल पहलू को और एबनॉर्मल पहलू दोनों को समझाने की। दवाइयां बताने से पहले मैं चाहता हूं कि इसको समझें, एक आम महिला भी इसको समझे, एक चिकित्सक भी उसको समझे, एक रोगी उसको समझे कि कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है और ये होता क्या है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मित्रों, स्वस्थ योनि का पीएच बनाए रखने के लिए अपनी योनि को धोना या डचिंग करना या ड्यूस करने से बचें। सूती अंडरवियर पहने तथा दिन में कम से कम 2 बार अंडरवियर बदलें यदि आपकी ऐसी कंडीशन है तो हम लोग बात कर रहे थे मित्रों कि वेजाइनल कैविटी का पीएच 7 से कम होता है, जिसका मुख्य कारण है डोडरलिन लैक्टोबैसिलाई। डोडरलिन लैक्टोबैसिलाई। इस डोडरलिन लैक्टोबैसिलाई की योनि में खोज, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, जैसे मैंने बताया था लैक्टोबैसिलस, उसी की फैमिली का डोडरलिन लैक्टोबैसिलाई। तो इस डोडरलिन लैक्टोबैसिलाइस का योनि में जो खोज हुई वो किया था किसने? जिसने किया था उसी के नाम से इसको जाना गया, अल्बर्ट डोडरलिन। किसने किया था? अल्बर्ट डोडरलिन नाम के गायनोकोलॉजिस्ट थे, जर्मन गायनोलॉजिस्ट थे ये।
इन्होंने सबसे पहले योनि में इस बैक्टीरिया को खोजा था, इसलिए उसी के नाम पे, उन्हीं के नाम पे, जो जर्मन गायकोलॉजिस्ट थे उन्हीं के नाम पे डोडरलिन लैक्टोबैसिलाई इसको नाम दिया जाता है। ये बैक्टीरिया वेजाइना को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जो कि वेजाइना का एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पर स्थित ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और ग्लाइकोजन को ब्रेक करके लैक्टिक एसिड बनाता है। और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को वेजाइनल कैविटी में पनपने नहीं देता। दूसरा काम यह करता है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए जहर जैसा काम करता है, और ये इसका दूसरा काम है। इसका तीसरा काम क्या है मित्रों? डोडरलिन लैक्टोबैसिलाई जो होते हैं उसके जो माइक्रोविलाई होते हैं वेजाइना के एपिथेलियल सेल्स के रिसेप्टर्स पर जाकर चिपक जाते हैं। उसकी वजह से बाहर से जो पैथोजेंस आते हैं, पैथोजेंस का मतलब रोग कारक, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या फंगस, वो वहाँ पर जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाते। तो इस तरह से डोडरलिन लैक्टोबैसिलाई 3 तरह से मदद करता है। इसलिए मैंने कहा कि ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है। इसलिए मैंने क्या कहा कि डिफेंसिव मैकेनिज्म है। अभी हम नॉर्मल ल्यूकोरिया की बात करते हैं मित्रों। नॉर्मली ल्यूकोरिया हल्का मिल्की वाइट कलर का होता है, हल्का मिल्की वाइट, हल्का मिल्की वाइट कलर का होता है और विद इन लिमिट रहता है, यानी जरूरत से ज़्यादा नहीं होता। ल्यूकोरिया का रिलेशन मेंसेस से बहुत ज़्यादा है, बहुत होता है। महिलाओं की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो उसका मासिक चक्र है, उससे बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि जब फीमेल में फर्स्ट डे, पहले दिन ब्लीडिंग का होता है तो उसे हम लोग फर्स्ट डे मानते हैं। तो 4 से 5 दिन तक मेंसेज होते हैं, ब्लीडिंग होती है। उस दौरान ल्यूकोरिया के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद वेजाइना पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, लगभग 5-6 दिन तक। फिर उसके बाद आता है ओवुलेशन का फेज। इस ओवुलेशन की फेज में तुलनात्मक रूप से पहले की अपेक्षा ज़्यादा ल्यूकोरिया होता है, और इसका कारण ये है कि ओवुलेशन के दौरान फीमेल के शरीर में 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मैं ये पीरियड आने के 12वें से 16वें दिन के बीच के दौरान की बात कर रहा हूँ मित्रों। तो इन दोनों हार्मोन्स की वजह से ल्यूकोरिया अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा होता है। बीच में मैं थोड़ा ओवुलेशन के बारे में आपको समझाता हूँ मित्रों। ओवुलेशन एक ऐसा फेज होता है जिसमें ओवरी यानी अंडा से ओवम, oocyte या फीमेल गैमेट निकालते हैं। ओवरी का एक हिस्सा होता है ओवेरियन फॉलिकल, वो ओवेरियन फॉलिकल ओवम रिलीज करता है यानी अंडा निकालता है, और ओवम या अंडा फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस यानी गर्भाशय में जाता है, जहां ये फर्टिलाइज होता है, निषेचित होता है और एक नए जीवन को जन्म मिलता है। तो मित्रों, ये एक ऐसी फेज होती है जिसमें फीमेल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी गर्भवती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओवुलेशन के समय फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ऐसा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है मित्रों? ये जो सर्विक्स होता है वहाँ के जो म्यूकोसा को थिक कर देता है, अंडे जैसा वाइट कर देता है। तो एक आम व्यक्ति ओवुलेशन फेज का कैसे पता करेगा? इस फेज में फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर एक तो बढ़ जाता है। कैसे पता किया ओवुलेशन फेज का? एक आम व्यक्ति कैसे पता कर सकता है? एक तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है थोड़ा सा,
कुछ कुछ फीमेल को ओव्यूलेशन के समय नाभि के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द रहता है। ये कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है या कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है। ओव्यूलेशन के ठीक पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा यूरिन में पाई जाती है। तो ये यूरिन की जांच करके भी पता लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों में ओव्यूलेशन का फेज शुरू होने वाला है। तो अब हम बात कर रहे थे ओव्यूलेशन फेज की। तो ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है कि इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, वहाँ से ओवम निकलता है, यूट्रस में आता है। इन सारी चीज़ों को हम नेचर द्वारा की गई व्यवस्था के हिसाब से देखें तो ये सब प्रोसेस एक नए जीवन को जन्म देने के लिए सारी प्रक्रिया चालू रहती है। मित्रों, तो यदि इस दौरान अगर वेजाइनल कैविटी सूखी ड्राई होगी तो फिजिकल रिलेशन या संभोग नहीं हो सकता, और जब तक संभोग नहीं होगा तब तक स्पर्म यानी शुक्राणु ओवम यानी अंडे से नहीं मिल पाएगा। तो प्रकृति ने इस दौरान ऐसी व्यवस्था की है कि जो वेजाइनल कैविटी है उसमें मॉइस्चर नमी बनी रहे, उसमें सूखापन न आए। तो इस दौरान ल्यूकोरिया थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। यही वजह है कि ओव्यूलेशन के फेज के समय ल्यूकोरिया की मात्रा बढ़ जाती है ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब फीमेल शरीर पर एस्ट्रोजन का इतना ज़्यादा असर होता है कि अगर किसी फीमेल ने एक नवजात फीमेल को जन्म दिया तो उस नवजात फीमेल को भी कुछ दिनों तक ल्यूकोरिया होता है। इसकी वजह यह है कि जब वो बच्ची गर्भाशय में रहती है उस दौरान जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसमें जो एक्सपोज होती है उसका एस्ट्रोजन का असर उसके शरीर पर भी पड़ता है। इसलिए बच्चेदानी को बाहर आने के बाद, बच्चेदानी से बाहर आने के बाद भी कुछ दिनों तक ल्यूकोरिया बना रहता है, फिर खत्म हो जाता है। ये सब नॉर्मल है, इसे एबनॉर्मल मत लेना मित्रों देखिए, मैं इतने लंबा डिस्कशन आपसे इसलिए कर रहा हूं कि इसको बेसिकली हर व्यक्ति समझे और फिर दवा की बात करें। डायरेक्ट दवा दे दिया, समझे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मित्रों, मैं अभी तक ये समझा रहा था कि ये प्रोसेस फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है, कहीं पर भी एबनॉर्मल भी, कहीं कहीं एबनॉर्मल भी है। लेकिन अभी तक मैंने केवल नॉर्मल चीज़ें और भी कई स्थितियां जब ल्यूकोरिया बढ़ जाता है, नॉर्मल चीज़ें ही बताई हैं, लेकिन और भी कई स्थितियां हैं जहाँ ल्यूकोरिया बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी के दौरान जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ा वैसे ही ल्यूकोरिया बढ़ गया। मित्रों, ये नॉर्मल फिनोमिना है। इंटरकोर्स या संभोग के समय या उसके बाद ल्यूकोरिया की मात्रा बढ़ सकती है। मेंसेस के ठीक पहले ल्यूकोरिया की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। मित्रों, होता क्या है कि जब एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है तो वेजाइनल कैविटी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ब्लड फ्लो। कंजेशन हो जाता है और इस ब्लड फ्लो या उस कंजेशन की वजह से ल्यूकोरिया होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए जब वेजाइनल कैविटी या वेजाइना में ब्लड फ्लो बढ़ जाए तो ल्यूकोरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मित्रों, ये सारी चीजें होना नॉर्मल फिनोमिना है। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि कई सारे ऐसे नॉर्मल फिनोमिना है जहां ल्यूकोरिया होता है। इसे हमेशा रोग नहीं समझना चाहिए। पैथोलॉजिकल कोज अलग हैं जिन्हें मैं अभी बताऊंगा बाद में कि एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है। मित्रों, अब हम उदाहरण से समझते हैं कि नॉर्मल व एबनॉर्मल क्या होता है। जैसे हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको जिससे कि आप नॉर्मल एबनॉर्मल फिनोमिना ल्यूकोरिया के संदर्भ में समझ सकें। जैसे हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए HCl होता है। अब हम जैसे ही एसिड का नाम लेते हैं तो हम डर जाते हैं, अरे बाप रे, एसिड हमारे बदन पर न गिरे क्योंकि हमारा बदन झुलस जाएगा। परंतु उस परमपिता भगवान ने उस HCl की मात्रा को इतना संतुलित करके पेट में रखा है
कि सिर्फ भोजन को ही पचाएगा, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तब ये बीमारी बन जाता है, तब ये एसिडिटी कहलाती है, तब हमें जलन होती है, हमें पेट की अन्य तकलीफें होती हैं। तो ये HCl का होना नॉर्मल भी है और एबनॉर्मल भी है। अब हम एक और उदाहरण से नॉर्मल और एबनॉर्मल को समझते हैं। जैसे आंख से लगातार पानी गिरना, ये बीमारी है। लेकिन जब आप किसी जगह खड़े हैं, वहां पर तेज हवा आ रही है, धूल आ रही है आपकी आंखों में आंधी के समय, तो उस समय क्या होता है, आपकी आंखों से पानी बहने लगता है। वो एबनॉर्मल नहीं होता, वो आपकी आंखों को बचाने के लिए होता है, ठीक है। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां धूल के कण आपके नाक में जा रहे हो, तो आपको छींक आने लगती है या आपका नाक बहने लगता है, क्योंकि जो धूल के कण आपके नाक में गए हैं वो नाक के डिस्चार्ज के साथ बाहर आ जाए, बाहर निकल जाए, फेफड़े में न जा पाए। तो यह फिनोमेना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। मित्रों, इस तरह संतुलित मात्रा में ल्यूकोरिया भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ल्यूकोरिया एबनॉर्मल कब होता है, जब इसका कोज पैथोलॉजिकल होता है, जब इसका कोज पैथोलॉजिकल होता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। ये पैथोलॉजिकल कोज हो गया, बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम अभी आगे समझेंगे। मैं समझता हूं कि अब तक की ल्यूकोरिया पर की गई चर्चा से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की ये भ्रांति निकल गई होगी या भ्रांतियां दूर हो गई होंगी कि ल्यूकोरिया सिर्फ बीमारी है। ल्यूकोरिया नॉर्मल भी होता है और एबनॉर्मल भी, जो बीमारी का रूप होता है। मित्रों, अभी तक की चर्चा में हमने समझा कि कैसे किस तरीके से ल्यूकोरिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। अभी तक हमने नॉर्मल ल्यूकोरिया के बारे में बात की, जो फीमेल के वेजाइना को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे ल्यूकोरिया के एबनॉर्मल फेज की, एबनॉर्मल फेज की। तो एबनॉर्मल यानी पैथोलॉजिकल कोज की, और ये किसी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाला ल्यूकोरिया हार्मफुल होता है, जो बीमारी का रूप है। तो इसके कई कारण हैं मित्रों, जैसे सर्विसाइटिस, गर्भाशय ग्रीवाशोथ, सर्विसाइटिस, या गर्भाशय के निचले हिस्से की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, फॉरेन बॉडी इन दी वेजाइना, प्रोलैप्स ऑफ पेल्विक ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, और वेजिनाइटिस, जैसे योनि शोथ, योनि में सूजन, योनि में संक्रमण। यदि ये वेजिनाइटिस योनि में प्राकृतिक बैक्टीरिया के संतुलन में गड़बड़ी की वजह से है, तो इसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। यदि वेजाइनाइटिस योनि में फंगस यानी कैंडिडा के अत्यधिक बढ़ने की वजह से है, तो इसे ईस्ट इन्फेक्शन या फंगल वेजिनोसिस कहते हैं। फंगल वेजिनोसिस कहते हैं। यदि ये वेजिनाइटिस योनि में परजीवी के कारण होने वाला है, यौन संचारित संक्रमण है, तो इसे ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोमोनियासिस। यदि वेजानाइटिस योनि में क्लेमेडिया या गोनोरिया जैसे संक्रमण की वजह से है, तो उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। यदि ये योनिशोथ वेजानाइटिस योनि के बाहरी भागों जैसे भग है, लेबिया है,
में सूजन की वजह से है तो उसे वल्वाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्वाइटिस। और यदि वेजाइनिटिस में योनि व योनि के बाहरी भागों दोनों में ही सूजन हो तो उसे क्या कहते हैं? वल्वोवेजाइनिटिस। तो मित्रों, इतने सारे पैथोलॉजिकल कोज हैं, पैथोलॉजिकल कारण हैं ल्यूकोरिया के, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। किसकी बात करेंगे हम? बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की। मित्रों, एक फीमेल के जीवन में कई सारे रिप्रोडक्टिव फेज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनार्के यानी रजोदर्शन, यानी फीमेल को पहली बार मासिक चक्र होता है। दूसरा, प्यूबर्टी यानी यौवनावस्था, प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था, या फिर मीनोपोज यानी रजोनिवृत्ति यानी एक प्राकृतिक प्रक्रिया जब एक महिला का मासिक स्थायी रूप से बंद हो जाता है और वह गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं होती है, यानी मीनोपोज वह अवस्था है जब ओवरी यानी अंडाशय एस्ट्रोजन जैसे प्रजनन हार्मोन का उत्पादन बंद कर देता है। इस तरह से बहुत सारी फेजेस होती हैं। मित्रों, ये सारे फेजेस जब भी आते हैं तो हम फेजेस के अनुसार फीमेल की बॉडी में तरह तरह के बदलाव आते हैं और वो बदलाव फीमेल को हेल्दी रखने के लिए ही आते हैं। इसी तरह फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काफ़ी बदलाव आते हैं मित्रों। ये एक बात हुई। दूसरी बात, चूंकि आज हम बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं मित्रों, दुनिया में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो इंसान के शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं मित्रों जो ह्यूमन फ्रेंडली हैं, जो मानव की हेल्प करते हैं। तो इसी तरह का एक मित्र बैक्टीरिया है डोडरलिन लैक्टोबैसिलाई, जो मैं पहले आपको बता चुका, जो मैंने शुरुआत में बताया था। ये फीमेल के वेजाइना में होता है। फीमेल वेजाइना में टोटल बैक्टीरिया का 70% यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही होते हैं। ध्यान रहे मित्रों, यानी वेजाइना में पाए जाने वाला ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही में भी पाया जाता है। योगर्ट, कर्ड जिसको हम बोले दही, तथा मानव आहार नाल में भी पाया जाता है। ये दूध से दही बनाने में भी पाया जाता है और ये कभी कभी थोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कभी कभी थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंसेस के दौरान इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और ये संख्या इतनी बढ़ जाती है कि 1 ग्राम वेजाइनल फ्लूइड में अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियंस लैक्टोबैसिलाई पाए जाते हैं। 1 ग्राम का 1 ml बात करें हम, 1 ml में 10 मिलियंस बैक्टीरिया लगभग होते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी पूर्व में बताया था। इसकी वजह से वजाइना का पीएच लो होता है, यानी एसिडिक होता है। तो कोई भी चीज़ जब एसिडिक होगी तो उस मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी पनप नहीं पाते। इस तरह से लैक्टोबैसिलाई जो होते हैं वो वजाइना को हेल्प करता है, जिससे माइक्रोब्स इस पर इफेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन किसी कारणवश यदि वजाइना का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो गया, यानी पीएच लेवल पीएच की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, यानी एसिडिक मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, यानी लैक्टोबैसिलाई की संख्या कम हो जाती है, तो वेजाइनल एसिडिक एटमॉस्फेयर कम हो जाता है। तब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर वहाँ पनपने लगते हैं। तो जांच में पाया जाता है जो एनेमिक बैक्टीरिया, जो एनोरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अनोक्सी जीवाणु होते हैं, बढ़ गए हैं और लैक्टोबैसिलाई कम हो गए हैं। एनोरोबिक बैक्टीरिया का मतलब इन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, तो इनकी संख्या
बढ़ने लगती है मित्रों। और बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में जो प्रोमिनेंट बैक्टीरिया हैं वो अक्सर फीमेल फेस करती हैं, वो है गार्डनेरेला। कौन है? GARDNERELLE, वेजिनेलिस, ये बैक्टीरिया है। इसी से परेशानी ज्यादा रहती है महिलाएं। जो एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, ज्यादातर वेजाइनोसिस के केस में गार्डेनेला की भूमिका होती है, और ये अपने आप में कुछ ज्यादा हार्म नहीं करता, लेकिन यह कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट बनाता है जिसकी वजह से वेजाइना का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फीमेल को डिस्चार्ज होने लगते हैं, जिसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं। ये डिस्चार्ज पतले ग्रेज कलर के होते हैं, ऑफेंसिव बदबूदार होते हैं, स्टिकी होते हैं, वेजाइना में चिपक जाते हैं और फिशी ओडर यानी मछली जैसी गंध यानी बदबू आती है। और ये बदबू एनिमल्स की, ये एमाइंस की वजह से आती है। ये मुख्य एमाइंस हैं कैडेवरिन। कौन कौन से एमाइंस की वजह से आती है? कैडेवरिन और प्रोटेक्सिन एमाइन। और ये दोनों दो ऐसे एमाइंस हैं जिसकी वजह से बदबू आती है, और ये केओस बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादातर केसेस में ल्यूकोरिया के सिवा और कोई सिम्टम नहीं मिलेगा आपको मित्रों। ऑलमोस्ट 50% केसेस में ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी ये बैक्टीरिया वेजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देते हैं, खराब करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जब वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन डिग्रेड होगी तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं मित्रों। ठीक है, तो ऐसी सूरत में पेशेंट को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती हैं। लेकिन मित्रों इसको एसटीडी से न जोड़ें, क्योंकि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस अलग चीज है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अलग चीज है मित्रों। यदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ल्यूकोरिया की वजह है तो यदि महिला के पार्टनर को ठीक कर दिया जाए, जो बार बार ल्यूकोरियल डिस्चार्ज होते हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में ऐसा नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की। डिजीज हो सकती है अगर वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन की क्वालिटी खराब हो जाए। तो अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो आगे जाकर इन्फ्लेमेटरी पेल्विक डिजीज आईपीडी भी हो सकती है। यदि किसी फीमेल को इन्फ्लेमेटरी पेल्विक डिजीज हो जाए तो उसे अबॉर्शन हो सकता है या समय पूर्व प्रसव हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। सामान्यतः क्या होता है कि यदि प्रेगनेंसी के 16 हफ्ते बीत गए हों तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो गया है तो उसे जल्दी ठीक कर लेना चाहिए, वरना प्री टर्म डिलीवरी यानी समय पूर्व प्रसव हो जाता है। तो मित्रों मैंने थोड़ा सा बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के बारे में बताया। अब इसके कारण क्या क्या हैं देखिए। सामान्य सी बात है कि जब वेजाइना का पीएच वैल्यू जब डिस्टर्ब होगा तब तक बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मित्रों ये पीएच वैल्यू का डिस्टर्ब कब होगी? जब वेजाइना वल्वा की सोप से साबुन से के कांटेक्ट में ज़्यादा लाएंगे, यानी योनि को साबुन से ज़्यादा धोएंगे तब। दूसरा है वेजाइनल ड्यूस। तीसरा है कोई ऐसी दवा आप ले रहे हैं, एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं जिसकी वजह से वेजाइना की पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो गई है तब। या फिर कोई इंट्रा यूटेराइन डिवाइस फीमेल ने लगाया है और उसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो भी एक कारण हो सकता है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का। या यूट्रस से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब भी ये कारण हो सकता है। ये सब कारण हैं जिनसे वेजाइना का पीएच वैल्यू बढ़ जाता है।
जिससे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस होने के चांसेस भी इस तरह से बढ़ जाते हैं। परंतु कुछ कारण ऐसे ही होते हैं मित्रों, जैसे योनि का इन्फेक्टेड सीमन के कांटेक्ट में आना, या कोई फीमेल है जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रख रही है तो उसे भी बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो सकता है। तो मित्रों, ये थे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के कारण। अब प्रिकॉशन आपको क्या लेना है? प्रिकॉशन में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन, निजी स्वच्छता जो मेंटेन करके रखना है। एक फीमेल को हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, ड्यूस नहीं देना चाहिए, साबुन से योनि नहीं धोनी चाहिए, या कोई भी बेसिक चीज़ें हैं जो जेनिटल्स के कांटेक्ट में ज़्यादा न आए। तो ये चीज़ें हैं जिनका महिला को ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के बारे में हमने जाना, जिसकी वजह से फीमेल को ल्यूकोरिया होता है। ये पैथोलॉजिकल रीजन से। तो अब मित्रों, संक्षिप्त में एक बार ल्यूकोरिया की उसके सिम्टम्स के अनुसार दवाइयाँ भी देख लेते हैं। अभी तक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बताया, तो आप समझ गए होंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है। तो हम सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयाँ भी देख लेते हैं। मित्रों, मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लक्षणों के साथ उनके साथ संबंधित दवा बता रहा हूँ, लेकिन चिकित्सक अपने विवेक के अनुसार केस स्टडी करके लक्षणों के अनुसार अन्य दवाइयां भी निर्धारित कर सकता है। केवल इन्हीं दवाओं को अंतिम न माने। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं पहले की। इसकी एक स्पेसिफिक रेमेडी है, विशिष्ट रेमेडी है, जो ल्यूकोरिया की विशिष्ट दवा है, कैलकेरिया ओवा टेस्टा। इसकी 3x की 4 टैबलेट दिन में 3 बार। दूसरी है, जब छोटी उम्र की लड़कियों में ल्यूकोरिया हो गया हो, तब हमें इन 5 दवाइयों के बारे में जो अभी मैं बता रहा हूं, इनके बारे में सोचा जा सकता है। पहली दवा क्यूबेबा ऑफिसिनेलिस, $36, 3 ड्रॉप दिन में 3 बार। अब ये कब देंगे? इसे शीतल चीनी यानी कबाब चीनी से बनाया जाता है। शीतल चीनी होती है ना आयुर्वेद में, क्यूबेबा ऑफिसिनेलिस। ओल स्पाइस का पौधा आप लगाते हैं जिसमें सब तरह के मसालों की गंध आती है, वो क्यूबेबा ऑफिसिनेलिस से ये बनती है। तो ये काली मिर्च की तरह से दिखती है। आजकल घरों में इसका पौधा ओल स्पाइस के नाम से लगाया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो इसको हम दे सकते हैं। दूसरा सेफिया ऑफिसिनेलिस, सेपिया ऑफिसिनेलिस 30 CS में। जब बातचीत करने पर, ये कब देंगे हम? जब बातचीत करने पर महिला को रोना आए, तलपेट में बोझ का अनुभव हो, भीतरी अंगों का बाहर निकलने की अनुभूति हो, और रोगिणी का टांग पर टांग रखकर बैठना। ये देखिए सेपिया का विशेष लक्षण है, टांग पर रखना बैठना। वो इसलिए रख के बैठती है कि उसको ऐसा आभास होता है कि मेरे जो योनि है, यूट्रस है, ये सब बाहर निकल जाएंगे, प्रोलैप्स हो जाएंगे, ऐसा उसको अनुभूति होती है। इस वजह से वो टांग पे टांग रख के बैठती है। तो रोगिणी का टांग पर टांग रखकर बैठना कैंची की तरह। कभी कभी पेड़ों पर हाथ लगाकर थामना, चेहरे पर पीलापन, गर्म कमरे में भी ठंड लगना, घर के कामकाज में मन नहीं लगना, निकट संबंधियों के प्रति उदासीनता, पतला दूधिया पीला हरापन लिए हुए श्वेत प्रदर का होना, जो जहां लगे वहीं की त्वचा को छील देता हो, वहां खुजली भी मचती हो, सख्त कब्ज हो,
प्यास न लगे, रोगिणी ठंड ज्यादा महसूस करे, आलसी व विरक्त प्रकृति की हो, चुपचाप लेटे रहना चाहिए चाहे, और स्राव में दुर्गंध हो, तब हम सेपिया के बारे में सोचेंगे मित्रों। अब तीसरी दवा है दवा है इसमें, मैं 5 का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं आपको। पल्सेटिला, पल्सेटिला नाइग्रिकेंस 30 CH, ये भी 3-3 बूंद दिन में 3 बार। जब प्यास न लगे या कम लगे, कम पानी पिए, चिड़चिड़ापन हो, बंद कमरे में रहना पसंद हो, साधारण श्वेत प्रदर में भी जब श्लेष्मा का रूप दूध की मलाई जैसा हो, बात बात पर रो दे, वह सहानुभूति की भूखी हो, श्वेत प्रदर का स्राव सामान्य हो, जबकि शरीर के अन्य स्राव चमड़ी को छीलने वाले हो, रोगिणी खुली हवा में अच्छा महसूस करे, उस कंडीशन में। मैं कॉम्बिनेशन ये बता रहा हूं आपको, मेन कॉम्बिनेशन बताऊंगा, इसमें सारे लगभग कॉम्बिनेशन ही चलेंगे। तीसरी दवा हो सकती है इसमें कोलोफाइलम, ये भी 30 CH में, वही 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। ऐसा लगता हो कि जैसे सब कुछ नीचे आ जाएगा, प्रोलैप्स हो जाएगा, मासिक स्राव व श्वेत प्रदर अधिक मात्रा में हो, महिलाओं में बार बार गर्भपात हो, डॉक्टर फेरिंगटन के मतानुसार छोटी लड़कियों के प्रदर रोग में जब अधिक स्राव आता हो और वे बहुत कमजोर हो गई हों तथा उनके मुंह चेहरे पर दाग पड़ गए हों, माथे पर भूरे रंग के दाग हों, तो यह औषधि बहुत लाभ करती है। तीसरा मैं दवा है कैलकेरिया फोस्फोरिकम, इसकी भी 6x में बायोकेमिक हो गई, 6x में 4 टेबलेट दिन में 4 बार। जब लड़की बहुत कमजोर हो, कैल्शियम की कमी हो, पिंडलियों व पैरों में बहुत दर्द हो, अंडे की सफेदी तथा मलाई जैसे प्रदर में लाभकारी है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन भी ले लेते हैं हम, ये कॉम्बिनेशन का मतलब दूसरा सेट भी ले लेते हैं दवाइयों का जो आप दे सकते हैं। तो दूसरा तो हो गया, अब तीसरी दवा के तीसरे सेट की बात करते हैं हम। इसमें भी 3 दवाइयां होंगी, A, B, C। ये तीसरा सेट कब देंगे? जब ल्यूकोरिया विथ एक्रिड डिस्चार्ज, इचिंग, ल्यूकोरिया हो और जलन वाला डिस्चार्ज हो और खुजली भी हो, इस स्थिति के लिए इन 3 दवाओं के लिए हम सोच सकते हैं। कौन कौन सी? आयोडियम या आयोडम भी बोलते हैं इसको, 1 mg की 1 खुराक वीकली, या यदि ये 30 या 200 CH में हो तो 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। कब देंगे? जब ल्यूकोरिया इतना तीक्ष्ण व जलन वाला हो कि जब अंडरवियर को जलासा देता है, छेद कर देता हो, यानी कपड़े को काट डालने वाला गाढ़ा लसलसा श्वेत प्रदर स्राव, साथ में दाहिनी डिंब ग्रंथि में लकड़ी के फच्चर फंसे होने का सा दर्द हो, खांसी व श्वेत प्रदर अदल बदल कर हो, कभी खांसी कभी ल्यूकोरिया, कभी खांसी कभी ल्यूकोरिया हो, तब उस कंडीशन में। अब दूसरी जो दवा है इस कंडीशन की, उसकी दवा है मर्कसोल, मर्क्यूरियस सोलिबिलिस, जिसको मर्कसोल बोलेंगे। ये 30 CH पोटेंसी में, वही 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये कब दी जाएंगी? जब बहुत जलन होती है और यूरिन को पास करने के बाद योनि को ठंडा रखने के लिए उसे बार बार ठंडे पानी से धोना पड़ता है,
ग्रेनेज डिस्चार्ज भी होता है, यानी जलन पैदा करने वाला श्वेत प्रदर स्राव, जिसकी खुजली हो, त्वचा छिल जाए, रात में रोग वृद्धि हो, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा की कमी के कारण रोगिणी ठंड और गर्मी के प्रति संवेदनशील हो जाए, विद्रोही प्रकृति की हो मगर बुद्धिमान हो, मुंह से एवं बदन से बदबू आए, तब इसे दें। और वो दवा है ये आपकी मर्कसोल। अब तीसरी कॉम्बिनेशन की दवा के रूप में हम देखें तो वो है बोरेक्स। 30 CS में 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। कब देंगे? जब जलन व खुजली इचिंग है के साथ में पानी की तरह ल्यूकोरिया बह रहा है, पानी की तरह से बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज, तो व्हाइट या क्रीमी कलर का हो ये डिस्चार्ज, यानी दही या अंडे की सफेदी जैसा गर्म श्वेत प्रदर स्राव जो पानी की तरह बहे, स्राव के कारण जांघों एवं पैरों तक गर्म पानी बहने जैसी अनुभूति हो, तब हम बोरेक्स देंगे। अब मित्रों एक चौथा कॉम्बिनेशन दे लेंगे हम। कब देंगे चौथे कॉम्बिनेशन में? इसमें भी हम 3 दवाइयां लेंगे। चौथा कॉम्बिनेशन किस स्थिति में? ल्यूकोरिया विथ बैके, पीठ दर्द कमर दर्द के साथ श्वेत प्रदर हो। इस स्थिति के लिए 3 दवाओं के बारे में सोच सकते हैं। कौन कौन सी? एस्कुलस, हिप्पोकैस्टेनम, थर्टी CS में 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये कब देंगे? जब ल्यूकोरिया में बैके के साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो, पीठ दर्द के साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो। दूसरी काली कार्बोनिकम, थर्टी CH 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। कब देंगे? ल्यूकोरिया के साथ शार्प बैक पेन हो जो बैठने पर मजबूर कर दे, खड़ा नहीं होने दे। तीसरा दवा है इसकी कॉम्बिनेशन की यूपियोनम, ल्यूकोरिया के साथ बैक पेन हो जिसमें लगता हो कि यूट्रस बाहर आ जाएगा, ऐसी फीलिंग हो, तब हम ये देंगे। अब ये सारे अब कॉम्बिनेशन में चलेंगे, इसमें लगभग कॉम्बिनेशन में चलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हम कम लेंगे जब ल्यूकोरिया व्हाइट डिस्चार्ज हो। इसमें भी 3 दवाओं के बारे में सोचा जा सकता है। नाइट्रोम्यूरेटिकम, ये 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के अंतर से वीकली। ये कब देंगे? जब चलने से ल्यूकोरिया ज्यादा हो। किससे हो? चलने से। चलने से ल्यूकोरिया ज्यादा हो, गर्दन लंबी हो, चिड़चिड़ापन हो, नमक नमकीन चीजें ज्यादा पसंद हो। इसके कॉम्बिनेशन दूसरी दवा है बोरेक्स, 200 पोटेंसी में। ये कब देंगे? व्हाइट क्रीमी ल्यूकोरिया हो जो गर्म हो, कभी कभी डिस्चार्ज हो, श्वेत प्रदर जो पानी की तरह बहे, स्राव के कारण जांघों में पैरों पर गर्म पानी बहने जैसी अनुभूति हो। और तीसरी है ग्रेफाइटिस, ग्रेफाइटिस 30। ये मित्रों फेयर फैट एंड फ्लेबी जो स्त्रियां होती हैं, मोटी होती हैं, मोटी ताजी स्त्रियां होती हैं, उनके लिए उपयोगी है। फेयर होती है रंग का, जिनका सफेद रंग का काला स्राव, सोकर बिस्तर से उठते समय अधिक स्राव होना, सोकर जब बिस्तर से उठते हैं उस समय अधिक स्राव होना, पीठ में अत्यधिक कमजोरी का अनुभव, पेशाब में जलन, बैठे रहने अथवा चलने पर पीठ में अशक्ति की अनुभूति, जो मासिक से पूर्व अथवा बाद में दिन या रात में अत्यधिक स्राव, शरीर पर कोई चर्म रोग हो, त्वचा खुश्क हो और खुरदरी हो,
एवं लगने वाले एवं प्रचुर परिमाण में होने वाले प्रदर्शराव में इसका प्रयोग करें। तो ये कॉम्बिनेशन। अब छठा जो है उसमें भी कंबाइंड में हम दवाइयाँ देखेंगे, इसमें भी हम 3 दवाएं देखेंगे। और ये कॉम्बिनेशन कब काम में लेंगे हम ये चीजें? लिकोरिया में जब येलो वेजाइनल डिस्चार्ज हो, क्या हो? येलो वेजाइनल डिस्चार्ज, तब इन 3 दवाओं के बारे में सोचा जा सकता है। पहली दवा इस कॉम्बिनेशन में हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस, मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार, या हम पोटेंशियम में लें 30 CS लें तो 3-3 बूंद 3 बार। जब पीला, गाढ़ा, लाल आभा वाला, रक्तिम आभा वाला एवं अधिक लगने वाला स्राव हो, पेट के गड्ढे में कमजोरी का अनुभव हो एवं हृदय की धड़कन का बढ़ना हो, तब इन लक्षणों में इसे दें। त्वचा को छीलने वाला श्वेत प्रदर स्राव हो, जो मासिक धर्म के बाद ज्यादा हो, पेट में कमजोरी महसूस हो, श्वेत प्रदर का स्राव रस्सी की तरह खींचने वाला एवं लसलसा हो, तब इसे दें। इसकी दूसरी है काले कार्बोनिकम। CS में वही 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। जब ल्यूकोरिया में ऐंठन व पेन हो, तीसरी दवा है इसमें क्रियोजोटम, ये भी 30 CS में 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये कब देंगे? प्रदर के स्राव के साथ द्वारा त्वचा का छिल जाना, रजोधर्म रुक रुक कर होना, पेशाब में लाल तलछट का नीचे बैठना, पेशाब का गंदला, बदबूदार तथा त्वचा को छीलने वाला होना, स्राव का रंग पीला होना, रात के समय पेशाब की जबरदस्त हाजत हो जाना तथा उठते उठते पेशाब निकल जाना, 2 मासिक के बीच के समय में या मासिक के 4-5 दिन के बाद पीले रंग का कच्चे धान जैसी गंध से युक्त या कच्चे भुट्टे जैसी गंध वाला स्राव हो, जिसके कपड़े पर लग जाने से पीला दाग पड़ जाता है और सूखने पर उस जगह से कपड़ा कड़क हो जाता है। जरायु के यानी जो गर्भाशय होता है उसके बाहर सूजन, डंक मारने वाली जैसी जलन और पीठ में दर्द, इन लक्षणों वाले प्रदर में यह उपयोगी है। इस येलोइस बदबूदार ल्यूकोरिया की बदबू की वजह से रोगिणी कभी बाहर कहीं भी जा भी नहीं पाती। उसको लगता है कि मेरे ल्यूकोरिया बदबू आ रही है तो लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए वो बाहर भी नहीं जा पाती। ऐसी कंडीशन होती है, तब हम क्या देंगे? क्रियोजोटम। तो मित्रों, अब इसकी एक कॉम्बिनेशन और लेते हैं। एक कंडीशन जो कि जब मेनोपॉज के बाद भी, रजोनिवृत्ति के बाद भी ल्यूकोरिया हो रहा हो और ज्यादा हो रहा हो, तब ऐसी स्थिति में इन 3 दवाइयों के बारे में सोचा जा सकता है। इसमें भी 3 दवाइयों के बारे में सोचा जा सकता है। क्या क्या? पहली है सेपिया 30, वही 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। कब देंगे? जब मरीज रोगिणी दुबली पतली हो, रोना आ जाता हो, रोगिणी को ऐसा लगता है जैसे यूट्रस बाहर आ जाएगा। सेपिया की डिटेल हम पहले ही बता चुके हैं दूसरे नंबर के पॉइंट में, तो ध्यान रखना। तो अब दूसरी है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस को भी हम बता चुके हैं वैसे 5वें नंबर के पॉइंट में, सी में, ये यहाँ। तो ये भी वही 30 की 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। जब डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन महसूस करते हो और वे सभी लक्षण भी हो जो हम पूर्व में 5वें नंबर के पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, तब इसे हम देंगे। और तीसरा है इसमें दवा, तीसरी दवा है सोराइनम 1 mg वीकली।
एक खुराक। कब? जब बहुत बदबूदार पस जैसा डिस्चार्ज हो तब इसे देना। इसी तरह मित्रों, लंबा है वीडियो लेकिन काम का रहेगा, आपको बहुत काम का रहेगा। 8वां पॉइंट में जो दवा है, संभावित दवा है मित्रों, उसकी लक्षण है जब 70-80 वर्ष की महिला हो और फिर भी ल्यूकोरिया आ रहा हो, तब क्या? सैंगुनेरिया। सैंगुनेरिया कैंडेंसिस। इसकी भी 30 CH की 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। फिर अगला है जब ल्यूकोरिया हो विथ एनीमिया, बहुत कमजोरी हो, तब सिनकोना ऑफिशियलिस। सिनकोना ऑफिशियलिस यानी चाइना। इसको भी हम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 3-3 बूंदे। अब हम बात करते हैं अगली संभावित दवा की, वो है फॉस्फोरस। हम शुरू में भी बता चुके हैं, या तो ये 1 ml है या 30 या 200 पोटेंसी में 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार, या 1 ml की लें तो हमें इसकी 3 खुराक 5-5 मिनट के अंतर से सप्ताह से वीकली, सप्ताह में 1 बार लेना इसको, ठीक है। और ये हम कब लेंगे? जब महिलाएं कहती हैं कि मेंसेस की जगह ल्यूकोरिया आ रहा है, यानी मासिक धर्म के स्राव के स्थान पर प्रदर स्राव होने लगे, पर इस कंडीशन में औषध का सेवन करें। हेयर फॉल भी हो, साथ में बार बार पेशाब की इच्छा बने रहे, सुबह के समय चलते समय अधिक श्वेत प्रदर हो, रोगिणी को नमकीन एवं ठंडी चीजें एवं ठंडे पेय पदार्थ पसंद हो, तब हमें ये फॉस्फोरस देनी है। तो मित्रों, अगली दवा है संभावित दवा लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ये भी 30 पोटेंसी में, वही 3-3 बूंदे दिन में 3 बार। तो ये कब देंगे हम? योनि में जलन के साथ साथ त्वचा को छीलने वाला श्वेत प्रदर का स्राव हो, पूर्णिमा और उसके आसपास श्वेत प्रदर ज्यादा हो, और रोगी को मीठा एवं गर्म खाना पीना अच्छा लगे, रोगिणी की प्रवृत्ति दूसरों पर हावी होने वाली हो, घर में भी वो प्रभावी होगी, हर बात पर हावी होने वाली हो, तब। और अगली संभावित दवा है कैलकेरिया कार। इसको भी हम 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 3-3 बूंद, या यदि हम इसको 1 ml लें तो वीकली इसको लेने, वही 3-3 बूंद। अब ये कब लेंगे? जब पतला दूधिया सा श्वेत प्रदर स्राव हो, बच्चियों में खासकर जो मासिक धर्म से पहले हो, यूट्रस में जलन हो, खुजली और दर्द, अविवाहित लड़कियों को प्रदर, ऋतुकाल से पूर्व सिर में दर्द, पेट में दर्द तथा ठंड का अनुभव, पांवों का सीला या ठंडा रहना एवं सोते समय सिर का पसीने से तर हो जाना, रोगिणी ठंडी एवं डरपोक प्रकृति की हो, सुस्त हो, सिर व माथे पर खूब पसीना आए, ठंडा पानी पिए, मीठा पसंद करे, बिना किसी की मदद के कुछ न कुछ कर पाए, इन लक्षणों में ये कैलकेरिया कार्ब हितकर है। अब हम बात कर लेते हैं अगली संभावित दवा की मित्रों, तो वो दवा है एल्यूमिना। एल्यूमिना 30 CH 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। कब देंगे? श्वेत प्रदर स्राव इतना अधिक हो कि टांगों तक बह जाए, जलन पैदा करे एवं त्वचा को छील दे, रस्सी के जैसा या पारदर्शी पानी जैसा स्राव हो, दिन के समय एवं मासिक धर्म के बाद अधिक हो, ठंडे पानी से साफ करने से अच्छा लगे, सख्त कब्ज हो,
पतला मल भी बहुत प्रयास के बाद निकले, यदि मल पतला हो तो भी। रोगिणी कोई छोटा सा निर्णय भी न ले पाए। दिन के समय रोग में वृद्धि, ऋतुकाल की समाप्ति पर स्राव की मात्रा का बढ़ जाना, रजोधर्म के बाद अत्यंत थकावट, खुश्की, भारीपन तथा सख्त कब्ज के लक्षणों के बाद प्रदर की पुरानी बीमारी में यह बहुत लाभप्रद है। किसी औषध से लाभ न होने पर इसे देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट दवा की बात मित्रों, वह सिफिलिनम। सिफिलिनम 200, इसकी भी 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार, या यदि 1 ml हो, 1 ml की खुराक हो तो ये वीकली 3 खुराक। पानी की तरह पतला, त्वचा को छील देने वाला श्वेत प्रदर स्राव हो, साथ में ओवरी, अंडाशय में चाकू से काटने वाला जल दर्द हो, रात में रोग वृद्धि हो, तब हम सिफिलिनम देंगे। अब मित्रों नेक्स्ट संभावित दवा है इसकी कार्बोवेजिटेबल्स। कार्बोवेजिटेबल्स 30 CH में वही 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। मासिक स्राव के समय खिन्नता हो और प्रदर स्राव के समय स्वस्थ अनुभव करना, प्रदर स्राव बंद हो जाने पर तबियत का फिर गिर जाना, इन लक्षणों वाले प्रदर में इसका प्रयोग करें। अब अगली संभावित जो दवा है वो है हेलोनियास डायोका। थर्टी CS में पोटेंसी में 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये कब देंगे? गर्भ की स्थिति के अनुभव होने वाले, ऐसा लगता है जैसे गर्भाशय में गर्भ हो, प्रदर रोग में, और उपप्रदर रोग भी हो, तो ऐसे प्रदर रोग में औषधि लाभ करती है। ऐसा लगता है गर्भाशय में भ्रूण हो, वो और ऐसी अनुभूति होती है इस प्रकार के प्रदर में। और अगली जो दवा है, संभावित दवा है, वो सबाइना। 30 CH, वही 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। कब देंगे? मासिक धर्म के बाद होने वाले गाढ़े अथवा गलने वाले प्रदर स्राव में हित करा। अगली दवा हम बात करें तो वो है अमोनियम म्यूरेटिकम। 6 CH में या 30 CH में 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। कब देंगे? अंडे की सफेदी जैसा प्रदर स्राव हो, जो हर बार पेशाब जाने के बाद निकलता हो, हर बार पेशाब जाने के बाद निकलता हो, ध्यान रखें, उसमें प्रयोग करें। इसके बाद अगली संभावित दवा है कोक्युलस इंडिकस। इसकी भी 30 CS की पोटेंसी में दवा दिन में 3 बार, 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। कब देंगे? 2 मासिक धर्म के बीच में झरने की भांति, एक मासिक हुआ और दूसरा मासिक हुआ, उसके बीच की अवधि में झरने की भांति फूट पड़ने वाले प्रदर स्राव में ये हितकर है। अब मित्रों अगली संभावित दवा है कैलकेरिया फोस्फोरिकम। थर्टी CS में 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। अब नेक्स्ट संभावित दवा की बात करूं मित्रों तो वह है स्टेनम मेटेलिकम। स्टेनम मेटेलिकम 30 CS पोटेंसी में 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। तो ये कैसे?
कब देंगे? अत्यधिक कमजोर बना देने वाला प्रदर्शराव, जिसमें हाथ पांव भी कांपने लगे तथा छाती में कमजोरी के कारण आवाज न निकल पाना, इन लक्षणों वाली प्रदर की बीमारी में ये लाभप्रद है। अब नेक्स्ट संभावित दवा की बात करें मित्रों, तो वो हो सकती है काली बाइक्रोम। ये भी 30 या 200 सेज पोटेंसी में दिन में 3 बार, 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये कब देंगे? जब झिल्लीदार, ऐसे झिल्ली की तरह से और सूतदार धागे की तरह से होने वाला प्रदर्शराव हो, धागे की तरह वाला और झिल्ली वाला स्राव। और नेक्स्ट यदि हम बात करें संभावित दवा की, वो है मिडोरिनम। 1 ml में एक खुराक 15 दिन से। यदि आपको आपके द्वारा लाभ न होने पर 15वें दिन इस औषधि की एक मात्रा कुछ महीनों तक देते रहने से रोग दूर हो जाता है मित्रों। और दवाएं काम नहीं कर रही हैं तो ये भी साथ में हमने 15 दिन से एक खुराक दे दी। हम नेक्स्ट संभावित दवा की बात करें मित्रों, तो वो है एसिड नाइट्रिक एसिड 6CH या 30CH में 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। यानी पारे के अपव्यवहार के तथा जो सिफिलिस है, उपदंश रोग है, उसके बाद होने वाला जो प्रदर है, श्वेत प्रदर है, उसमें ये औषधि अति उत्तम है। इसका स्राव धूमेला, गाढ़ा या पानी या मांस के धोवन जैसा दुर्गंधित तथा मासिक के 5-6 दिन बाद होता है, तो उस कंडीशन में हम ये देंगे। इसकी नेक्स्ट संभावित दवा की बात करें मित्रों, वो है बोविस्टा। किस पोटेंसी में? 12CH या 30CH पोटेंसी में 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। कब देंगे? अंडे की सफेदी जैसा पुराना श्वेत प्रदर, जिसके साथ ही रोगिणी को अपना माथा बढ़ा हुआ लगता है। क्या लगता है? अपना माथा बढ़ा हुआ होने की अनुभूति होती है। पीला या हरा जलन तथा जख्म करने वाला स्राव होता है। कपड़े पर लगकर पीला दाग डाल देने वाला स्राव होता है। प्रबल कामेच्छा होती है, प्रबल कामेच्छा और चलते समय स्राव होना, इन लक्षणों में इसका प्रयोग करें। मित्रों, ये थी ल्यूकोरिया के लिए कुछ संभावित दवाइयां। मित्रों, होम्योपैथी की बेहतर समझ बनाने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर होम्योपैथी मैटेरिया मेडिका में दवाइयों की दी गई व्याख्या को देखें। अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो भी होम्योपैथी के अद्भुत संसार से परिचित हों व आरोग्य प्राप्त करें। यदि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। आज दीपावली के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं मित्रों। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका और आपका परिवार फले फूले, आप दिन प्रतिदिन उन्नति करें। हैप्पी दीपावली।